नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 13 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। 13 महीने की सरकार और 13,000 करोड़ कर्ज, नेता प्रतिपक्ष जयराम ने सरकार पर बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि महीना शुरू होने के पहले ही कर्ज की अधिसूचना जारी हो जाती है। अभी सरकार को बने 1 साल और महीना ही हुआ है और सरकार ने 1,000 करोड़ और कर्ज लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। अपने 13 महीने के कार्यकाल में सरकार अब तक 13,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार में कोई भी गंभीर नहीं है। अस्पतालों में जांच करने वाली लैब के पैसे बकाया करने के कारण लैब ने जांच बंद कर दी और 3 दिन तक मरीज जांच के लिए इधर-उधर भटकते रहे। निजी जांच केंद्रों में जाकर मोटी रकम खर्च करते रहे। जब लोग परेशान हो गए, तब जाकर सरकार ने लैब की अथॉरिटी के साथ बातचीत की और गतिरोध खत्म हुआ। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कह रही है कि उसने ओपीएस दे दी, तो आज 10,000 से ज्यादा कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? नेता प्रतिपक्ष ने शिमला में भवन निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के 2.5 मंजिला भवन निर्माण की सीलिंग को रद्द कर 21 मीटर की ऊंचाई तक भवन निर्माण को मंजूरी देने के फैसले की सराहना की है। जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस की पहली गारंटीड ओल्ड पेंशन बहाली की थी, लेकिन ओल्ड पेंशन के लिए बिजली बोर्ड कर्मचारी सड़क पर उतर गए हैं। विक्रमादित्य सिंह को अयोध्या जाने से न रोके कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को कांग्रेस ने अस्वीकार किया है। इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कार्यक्रम भाजपा का नहीं है। राम का विरोध करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर रुचि दिखा चुके हैं। यदि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हाई कमान उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रियों से विभाग वापस लेकर सीएम ने साबित किया कि ठीक काम नहीं हो रहा था। ऊना में नकली दवा गिरोह का पर्दाफाश, बसोली में बरामद की खेप, रैपरों के रोल भी कब्जे में लिए। ऊना मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर बसोली गांव में नकली दवाओं के बड़े स्तर पर कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। नकली दवा कारोबार के मुख्य सरगना के गुरुवार रात एक स्टिंग ऑपरेशन में हुए खुलासों के बाद ऊना पुलिस व दवा निरीक्षक की संयुक्त टीम ने बसोली में कुछ स्थानों पर दबिश दी। यहां पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाइयों सहित अन्य दवाइयों की खेप बरामद हुई है। वहीं कथित नकली दवाओं पर लगाए जाने वाले रैपरों के भी रोल बड़ी संख्या में मिले हैं। नकली दवाओं के इस कारोबार का मुख्य सरगना मौके से फरार है। शुक्रवार को ऊना पुलिस व ड्रग निरीक्षक पर आधारित एक संयुक्त टीम ने बसोली गांव में नकली दवा कारोबार में संलिप्त सरगना के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान टीम को बड़ी संख्या में दवाइयों की खेप बरामद हुई है। आरोपी ने बड़ी संख्या में दवाओं के स्टॉक को नष्ट करने का प्रयास किया है। पुलिस ने एक मकान का ताला तोड़कर वहां पर तलाशी ली है। इसके साथ बने पक्के टैंक से भी दवाओं के रैपर के 10 रोल बरामद हुए हैं। इस पर दवाओं के नाम, साल्ट व एमआरपी भी प्रिंटेड है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मनीष ने कहा कि बसोली में नकली दवा प्रकरण में विभाग ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है, जो कि पूरे प्रकरण की जांच करेगी।
इस मामले में जो भी नियमों की उल्लंघना पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। 25 साल से बसोली में जमाया डेरा। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नकली दवाओं के कारोबार का मुख्य सरगना मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी है और करीब 25 साल से बसोली गांव में रह रहा था। काफी समय तक वह यहां पर आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में भी प्रैक्टिस करता रहा। वहीं अभी वह गांव में ही एक निजी स्कूल का भी संचालन कर रहा था। पुलिस को आरोपी के घर उसकी पत्नी व छोटा बेटा मिले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने महतपुर में भी एक जगह पर दबिश देकर जांच को आगे बढ़ाया है। लैब में दवाइयों की जांच। दवा निरीक्षक पंकज शर्मा ने कहा कि बसोली में दबिश के दौरान बड़े पैमाने पर मिली दवाइयों की जांच की जा रही है। यहां पर मौजूद विभिन्न कंपनियों की दवाइयों के बारे में संबंधित कंपनियों से पुष्टि करवाई जा रही है। लैब में भी इसके असली या नकली होने की जांच करवाई जाएगी। आरोपी के पास कोई वैध ड्रग लाइसेंस नहीं है। आरोपी की धरपकड़ को जुटी टीमें। एएसपी संजीव भाटिया ने कहा कि पुलिस व दवा निरीक्षक की संयुक्त टीम ने बसोली व महतपुर में कुछ स्थानों पर दबिश दी है। इसमें नकली दवा कारोबार करने वाले माफिया के बसोली स्थित ठिकानों से बड़ी संख्या में दवाइयां मिली है। इसमें नारकोटिक्स ड्रग्स भी शामिल है। बड़ी तादाद में दवाइयों को जलाकर नष्ट करने का भी प्रयास किया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि दवाइयां कहां से आई है। इनका निर्माण यहां हो रहा था या कहीं अन्य जगह। आरएसएस का मेंबर होने पर किया तबादला रोका। प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रार्थी की दर्ज याचिका पर सुनाया फैसला। प्रदेश हाई कोर्ट ने आरएसएस का सदस्य होने के आरोप पर किए गए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पाया कि प्रार्थी सुरेश कुमार जसवाल का तबादला केवल इसलिए किया गया कि वह आरएसएस का सदस्य है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया मनमाना, गैरकानूनी और संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। मामले के अनुसार एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बैंक के बिलासपुर जिला कार्यालय में तैनात सीनियर मैनेजर सुरेश कुमार जसवाल का तबादला आदेश जारी किए थे। इन आदेशों को प्रार्थी ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका को गुणवत्ता के आधार पर खारिज कर दिया था। एकल पीठ का यह भी कहना था कि प्रार्थी का तबादला आदेश बैंक के सेवा नियमों के तहत जारी किए हैं और बैंक के सेवा नियमों को कोई कानूनी बल प्राप्त नहीं है। एकल पीठ का कहना था कि मैनेजिंग डायरेक्टर एचपी स्टेट कोऑपरेटिव अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इन आदेशों को प्रार्थी ने अपील के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया बैंक को संविधान के तहत राज्य की परिभाषा में पाते हुए याचिका को सुनवाई योग्य पाया और प्रार्थी के तबादला आदेशों पर रोक लगा दी। हिमाचल में भी फ्री स्वास्थ्य सेवाएं दूसरे राज्यों की तर्ज पर डायलिसिस यूनिट स्थापित करेगी संस्था। देश की हेल्थ सर्विस को बेस्ड करने के लिए हंस फाउंडेशन आगे आई है। हंस फाउंडेशन उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के बाद अब देश के 6 और राज्यों में पूरे सेटअप के साथ डायलिसिस यूनिटें स्थापित करेगी। इसके लिए प्लान भी तैयार हुए हैं। वहीं कई राज्यों में सरकारों के साथ एमओयू भी हुए हैं। देश की हेल्थ सर्विस को बेस्ड करना हंस फाउंडेशन का मुख्य मकसद है। इसका खुलासा हंस फाउंडेशन डायलिसिस मैनेजर ने कुल्लू में खुलासा किया है। उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में डायलिसिस यूनिटें हंस फाउंडेशन ने खोली है।
इसके अलावा झारखंड, राजस्थान और आसाम में भी सरकार और हंस फाउंडेशन के बीच बातचीत चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी हंस फाउंडेशन की सेवाएं शुरू हो गई हैं। यहाँ 2021 से 12 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस यूनिटें खोल दी है, जबकि कुल्लू में भी नई डायलिसिस शुरू कर दी है। इसके बाद मनाली में शुरू होगी। फरवरी तक 14 यूनिटें होंगी। 8 यूनिटें और खुलेंगी और अप्रैल तक हिमाचल में कुल 22 यूनिटें हंस फाउंडेशन की होंगी। सरकार और हंस फाउंडेशन के बीच MOU हुआ है। उधर हंस फाउंडेशन का पूरे भारत में डायलिसिस देख रहे सीनियर मैनेजर विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि फाउंडेशन ने स्वार्थ भाव से देश के लोगों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान कर रही है। देश के कई राज्यों के साथ डायलिसिस यूनिटों को लेकर MOU हुए हैं। उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल के बाद अब अन्य राज्यों में भी यूनिटें स्थापित होंगी। 211 जगहों पर 4G का विस्तार। प्रदेश में ग्रामीण 4G परियोजना के 67 टावरों की होगी स्थापना। भारत संचार निगम लिमिटेड सत्र 2023 से 24 की दूरभाष सलाहकार समिति की बैठक महाप्रबंधक दूरसंचार व्यवसाय क्षेत्र हमीरपुर अजीत कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में दूरभाष सलाहकार समिति के सदस्य रमेश चंद, अजय कुमार शर्मा, नानक राम, दीक्षित गौतम, प्रो विक्रम सिंह राणा तथा रामलाल ठाकुर उपस्थित रहे। मीटिंग में महाप्रबंधक ने BSNL की FTTH के चैनल पार्टनर भागीदारी योजना, 211 जगहों पर 4G विस्तार व ग्रामीण 4G परियोजना के 67 टावरों की स्थापना के बारे में जानकारी दी। 4G की दोनों परियोजनाएं 2024 में पूर्ण हो जाएंगी एवं लोगों को बेहतरीन 4G सेवाएं मिलने लगेगी। हमीरपुर दूरसंचार जिला के अधीन हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना के 3660 गांवों में फाइबर टू होम महत्वाकांक्षी सेवा के बारे में बताया। सलाहकार समिति के सदस्य प्रो विक्रम सिंह राणा ने बमसन और सुजानपुर ब्लॉक में BSNL मोबाइल सिग्नल की समस्याओं से अवगत करवाया तथा जोरावर सिंह ने घुमारवी क्षेत्र में FTTH नेटवर्क के विस्तार में सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में BSNL के वरिष्ठ अधिकारी PC धीमान, उप महाप्रबंधक बच्चन चौहान, उप महाप्रबंधक प्रचालन करतार चंद, वित्त सलाहकार SK कौल, दिग्विजय राणा तथा हमीरपुर, बिलासपुर और अम्ब के मंडलीय अभियंता भी उपस्थित रहे। महाप्रबंधक दूरसंचार व्यवसाय क्षेत्र हमीरपुर अजीत कुमार ने कहा कि BSNL उपभोक्ताओं को सुचारू तथा सर्वोत्तम सेवाएं देने के लिए कृत संकल्प है। हर देशवासी तक पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश बोले, लोगों को लाभ देना लक्ष्य। जिस गति से भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, 2047 से पहले देश विकसित भारत बन जाएगा। यह बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने शुक्रवार को पावटा साहिब में विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर जनसभा से कहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। गांव हो या शहर, सभी जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे।
पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें इनका लाभ पहुंचाना है। इस अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ देने के लिए स्टॉल भी लगाए गए थे। आदत बनाएं और पानी की बूंद बूंद बचाएं। ऊना में डिप्टी सीएम ने जारी किया जल शक्ति विभाग का कैलेंडर। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति विभाग का कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग की प्रमुखता स्वच्छ पेयजल हर घर को प्रदान करना है, हर खेत को सिंचाई के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि किसान, बागबान को सिंचाई को लेकर कोई दिक्कत न रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सीवरेज की योजना, जल निकासी अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो सफलता के साथ जल शक्ति विभाग आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग का नया कैलेंडर निश्चित रूप से नव वर्ष में हर घर में पेयजल संरक्षण का संदेश देगा। उन्होंने कहा कि कैलेंडर में आदत बनाएं, बूंद बूंद बचाएं के नारे के साथ पेयजल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर संदेश दिया गया है। इस मौके पर प्रमुख अभियंता जल शक्ति विभाग ई अंजू शर्मा, मुख्य अभियंता एवं निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ई जोगेंद्र सिंह चौहान, अधिशासी अभियंता प्रताप केस्टा मौजूद रहे। बनखंडी में गुजरात की तर्ज पर बनेगा चिड़िपाघर, पीएम के गृह राज्य का मॉडल अपनाएगा हिमाचल। हिमाचल के कांगड़ा जिला के बनखंडी में प्रस्तावित बड़े स्तर के चिड़िपाघर के निर्माण में प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात का मॉडल अपनाया जाएगा। हिमाचल के चिड़िपाघरों में जानवर लाने के लिए हमेशा से रोल मॉडल रहा गुजरात अब चिड़िपाघर निर्माण में भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने जा रहा है। इसके लिए वन्य प्राणी विभाग हिमाचल प्रदेश के 3 ऑफिसर गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। गुजरात में करीब 1 सप्ताह तक चिड़िपाघरों का ही दौरा किया जाएगा। चिड़िपाघरों के निर्माण में गुजरात राज्य ने किस तरह की टेक्निक को अपनाया है, उसका आकलन किया जाएगा। आकलन करने के साथ ही अधिकारी उसका अध्ययन भी करेंगे। बाद में हिमाचल लौटकर बनखंडी में बन रहे बड़े स्तर के चिड़िपाघर को गुजरात के चिड़िपाघरों के मॉडल के आधार पर निर्मित किया जा सकता है। बताया जाता है कि यहाँ पर चिड़िपाघर निर्माण के लिए 200 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। एक बड़े भूभाग में बनने वाले इस चिड़िपाघर में कई तरह के जानवर लाए जाएंगे। हालांकि अभी इसका निर्माण होना बाकी है तथा उसके उपरांत जानवरों को यहाँ लाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। यहाँ पर बाहरी राज्यों से भी जानवर लाए जा सकते हैं ताकि पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित किया जा सके। वाइल्ड लाइफ हमीरपुर पहले भी बाहरी राज्यों से शेर सहित अन्य जानवर ला चुका है। गुजरात के चिड़िपाघरों को बेहतर तरीके से बनाया गया है तथा वहां पर जानवरों के रहने का पुख्ता इंतजाम किया गया है। यही कारण है कि प्रिंसिपल सीसीएफ वाइल्ड लाइफ अमिताभ गौतम, प्रिंसिपल सीसीएफ एचओएफ राजीव कुमार तथा हमीरपुर वाइल्ड लाइफ के डीएफओ रेजनॉल्ड रायस्टन गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की यह टीम गुजरात के लिए रवाना हुई है। वहां पर 1 सप्ताह तक 3 चिड़िपाघरों का ही आकलन तथा अध्ययन करेगी। बिलासपुर एम्स में मरीजों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में हाल ही में नैदानिक प्रतिरक्षा और रूमेटोलॉजी विभाग स्थापित किया है। एम्स प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है जहां यह विभाग मौजूद हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय और व्यय विभाग के अनुमोदन से नए विभाग की स्थापना की है। सुपर स्पेशलिटी में नियोनेटोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी के 2 नए डीएम कोर्स शुरू किए गए हैं। साथ ही एमडी और एमएस के भी कई कोर्सेज शुरू हुए हैं। एम्स में ये सारे काम महज 1 साल के अंदर हुए हैं। इस 1 साल में एम्स ने कई सेवाएं ऐसे लोगों को दी जिनके लिए उन्हें बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स बिलासपुर को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एम्स बिलासपुर की पूरी टीम और फैकल्टी ने इतने कम समय में शानदार काम करके दिखाया है। 2600 गेस्ट टीचर रखेगी सुक्खू सरकार, मेरिट से मिलेगी नियुक्ति, पीरियड आधार पर होगा भुगतान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने तथा अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार पर गेस्ट टीचर की भर्ती को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस पॉलिसी के तहत यह नियुक्ति जमा 2 टेट और नेटसेट की मेरिट से होगी और भुगतान पीरियड आधार पर किया जाएगा। कैबिनेट ने पहले चरण में 2600 गेस्ट टीचर रखने का निर्णय लिया है, जिनमें से 1600 जीबीटी और बाकी लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। विस्तृत पॉलिसी शिक्षा विभाग अलग से जारी करेगा। मंत्रिमंडल में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। यह छूट सिर्फ 1 साल के लिए होगी। मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस बारे में मामला भारत सरकार को भी भेजा जाएगा। बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं संबद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना 2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत लंबित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा।
बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक्सा हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई। यह लाभ 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा। पीडब्ल्यूडी के साथ राजस्व विभाग में निकाली भर्तियां JOA 817 पर फैसला नहीं। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर जिला मंडी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद तथा सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट बैठक में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर फैसला नहीं हो पाया। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस ब्रीफिंग में दी। गगरेट में PNG सिस्टम से घरेलू गैस की सप्लाई। जिला ऊना के गगरेट कस्बे के साथ एक और उपलब्धि जुड़े जा रही है। ऊना टाउनशिप के बाद अब गगरेट कस्बे में भी LPG की आपूर्ति PNG सिस्टम से होगी, यानी पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारत पेट्रो गैस यूनिट आगे आया है। PNG प्लांट की स्थापना के लिए बाकायदा औद्योगिक क्षेत्र गगरेट में भूमि लेकर PNG प्लांट का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो मार्च 2024 तक PNG से सप्लाई भी सुनिश्चित होगी। प्रथम चरण के लिए इस प्लांट पर 1.5 करोड़ रुपए व्यय किया जा रहा है। महानगरों की तर्ज पर भी गगरेट कस्बे में भी पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए अब घरेलू गैस उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गगरेट क्षेत्र में PNG सिस्टम स्थापित करने के लिए भारत पेट्रो गैस ने पहल की है। भारत पेट्रो गैस ने औद्योगिक क्षेत्र गगरेट में उद्योग विभाग से प्लाट आवंटित करवाकर PNG प्लांट की स्थापना की भी पहल कर दी है। प्लांट का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और प्रथम चरण में कमर्शियल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र गगरेट में पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। प्रथम चरण में PNG से औद्योगिक इकाइयों को सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अगले चरण में भारत पेट्रो गैस की गगरेट कस्बे में घरेलू गैस की सप्लाई भी PNG के माध्यम से करने की योजना है। भारत पेट्रो गैस द्वारा यहां PNG प्लांट स्थापित करने के बाद औद्योगिक इकाइयों की यह दिक्कत भी दूर हो जाएगी। गगरेट जैसे छोटे से कस्बे में PNG से गैस सप्लाई को एक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले IOCL द्वारा पेखुवेला में तेल डिपो का संचालन किया जा रहा है, तो HPCL द्वारा जीतपुर बेहड़ी में इथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब BPCL द्वारा भी PNG प्लांट के लिए यहां दस्तक दी गई है। उद्योग विभाग के प्रसार अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि BPCL द्वारा औद्योगिक क्षेत्र गगरेट में PNG प्लांट की स्थापना के लिए प्लाट आवंटित करवाया है, जिस पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। BPCL के हरनूर सिंह ने बताया कि मार्च 2024 तक PNG से सप्लाई शुरू करने की योजना है। SJVN को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट। SJVN के प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने कहा कि SJVN को ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणन भारत के ग्रेट प्लेस टू वर्क ने जारी किया है। नंदलाल शर्मा ने कहा कि यह प्रतिष्ठित अवार्ड SJVN की अपने कर्मचारियों के लिए सकारात्मक और सहायक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। श्री शर्मा ने कहा कि बेहतर कार्य करने के लिए एक बेहतर कार्यस्थल के रूप में पहचाने जाने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं।
यह उपलब्धि एक ऐसे कार्यस्थल को विकसित करने के लिए हमारी पूरी टीम के समर्पण को दर्शाती है, जो कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देता है और सहयोग एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है। SJVN के कर्मचारियों ने ट्रस्ट इंडेक्स सर्वे में बढ़चढ़ भाग लिया, जो विश्वसनीयता, सम्मान, निष्पक्षता, गर्व तथा सौहार्द के मापदंडों पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में SJVN के 92% कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रमाणन प्राप्त हुआ है। SJVN ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और एक ऐसा कार्यस्थल बनाने के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन किया है, जहां कर्मचारी स्वयं को महत्वपूर्ण और प्रेरित महसूस करते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क कार्यस्थल संस्कृति पर वैश्विक प्राधिकरण है। इसका मिशन प्रत्येक कार्यस्थल को सभी के लिए एक बेहतरीन कार्यस्थल बनाने में सहायता करना है। ग्रेट प्लेस टू वर्क के साथ 179 देश एफिलिएट है और यह प्रतिवर्ष 2 करोड़ कर्मचारियों के साथ 18,000 कंपनियों का सर्वेक्षण करता है। लोकसभा चुनाव से पहले जागरूक होंगे मतदाता। 25 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शुरू होगा अभियान। राज्य निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान छेड़ेगा। यह अभियान इसी महीने 25 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर निर्वाचन आयोग प्रदेश की अलग अलग जगहों पर नए मतदाताओं को जागरूक करेगा। निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाने को लेकर अधिकारियों को जागरूक रहने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग के अनुसार आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज होंगी। इसमें मतदाताओं को उनके मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे मनाया जाएगा। इसमें अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में अक्टूबर के समय 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 54,97,216 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। फिर से निरीक्षण के दौरान कुल 1,04,882 मतदाता दर्ज हुए। बताया कि उक्त पुनरीक्षण के दौरान 18 से 19 आयु वर्ग के 48,183 नए मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं। इसके अलावा 46,097 मतदाताओं के नाम मृत्यु या स्थान परिवर्तन, पंजीकरण आदि के कारण मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इस तरह मतदाता सूची में कुल 58,785 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में अंतिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची में कुल 66,756 मतदाता दर्ज हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों में अब कुल 55,56,001 मतदाता पंजीकृत हैं। इसमें 28,07,387 पुरुष और 27,48,578 महिलाएं जबकि 36 थर्ड जेंडर हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले नए मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। उन्हें पहली बार मतदान करने और ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी जानकारी दी जाएगी। वन विभाग के विश्राम गृह 30% सस्ते, सीएम के निर्देश पर इको टूरिज्म सोसाइटी का फैसला। राज्य इको टूरिज्म सोसाइटी ने वन विभाग के विश्राम गृह और निरीक्षण हट के किराए में कटौती कर दी है। 20 से 30% की कमी आई है। इसके अलावा प्रदेश भर के ट्रैकिंग रूट पर भी पर्यटकों को अब कम दाम चुकाने होंगे। इस फैसले का बड़ा असर धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैकिंग रूट और साइट्स पर देखने को मिलेगा। ट्रैकिंग रूट में 50% तक की कटौती की गई है। अब पर्यटक इन रूट का इस्तेमाल आधे शुल्क पर कर पाएंगे। वन विभाग ने 29 फरवरी तक यह छूट बरकरार रखने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि राज्य में वन विभाग के 94 विश्राम गृह और निरीक्षण हट है। इनमें से 74 में इको टूरिज्म सोसाइटी के यह आदेश लागू रहेंगे। पर्यटक विभाग की वेबसाइट के माध्यम से इनकी बुकिंग करवा सकते हैं। इनमें एक रात ठहरने का किराया जीएसटी के साथ 784 से 1750 के बीच है। लेकिन अब इको टूरिज्म सोसाइटी के तहत राज्य के रेस्ट हाउस में पर्यटकों को 30% तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला वन विभाग ने धर्मशाला समेत अन्य ट्रैकिंग रूट पर प्रवेश शुल्क में कटौती का लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद यह कटौती की गई है। वन विभाग अब पर्यटन विभाग से पंजीकृत साइट्स पर प्रवेश के एवज में 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वसूली करेगा, जबकि इससे पहले ट्रैकिंग साइट्स में दाखिल होने का किराया 200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय किया गया था। इसके साथ ही ट्रैकिंग साइट्स पर टेंट लगाने को लेकर भी नए नियम अब तय किए गए हैं। 2 व्यक्तियों के टेंट सहित ट्रैकिंग साइट में प्रवेश करने का शुल्क अब 550 रुपए लगेगा, जबकि इससे पहले यह शुल्क 1100 रुपए था। वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां नियम 2021 के तहत पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त विविध साहसिक गतिविधियां संचालकों के पंजीकृत स्थानीय गाइडों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय से पंजीकृत गाइडों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध वन विभाग को निर्देश जारी किए थे। दरअसल दाम ज्यादा होने की वजह से चयनित ट्रैकिंग साइट पर पर्यटक ज्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इसमें कटौती के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ने की संभावना जागृत हो गई है। वन विभाग ने प्रदेश भर में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी दाम कम किए हैं। वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल राजीव कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। वन विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। इस फैसले से वन विभाग के विश्राम गृह और ट्रैकिंग साइट पर पर्यटकों की आमद बढ़ने की संभावना है। मकर संक्रांति के लिए तैयार हो रहा मां का मंदिर, श्री बज्रेश्वरी देवी की भव्य पिंडी का मक्खन से श्रृंगार। मकर संक्रांति पर नगरकोट माता श्री बज्रेश्वरी देवी की भव्य पिंडी का मक्खन से श्रृंगार किया जाएगा, जिसे देखने के लिए स्थानीय एवं बाहरी राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जिला स्तरीय घृत पर्व को मनाने के लिए मंदिर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी वर्ग द्वारा देसी घी को मक्खन बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दी है। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी की रात एक तरफ जागरण में स्थानीय एवं बाहरी राज्यों के गायकों द्वारा मां का गुणगान किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पुजारी वर्ग मां की भव्य पिंडी पर मक्खन का लेप मंत्रों उच्चारण के साथ किया जाएगा। घृत पर्व को लेकर शक्तिपीठ मां श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर में अब तक 28 क्विंटल 75 किलो 750 ग्राम देसी घी श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाया गया है। वहीं पुजारी वर्ग द्वारा 21 क्विंटल देसी घी को मक्खन में बदल दिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा ने बनाए जिला प्रभारी, कांता को कांगड़ा की कमान, 42 कार्यसमिति सदस्य। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा वंदना योगी ने महिला मोर्चा में जिला प्रभारी, प्रदेश और विशेष कार्यसमिति सदस्यों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जिला प्रभारियों के रूप में सीमा चंदेल को जिला चंबा, कांता ठाकुर को कांगड़ा, सोनिया बंटा को नूरपुर, रजनी ठाकुर को देहरा, पूनम कुमारी को पमलपुर, वर्षा ठाकुर को लाहौल स्पीति, अनीता गर्ग को कुल्लू, सुनीता कटोच को सुंदरनगर, मीनाक्षी राणा को हमीरपुर, शीतल भारद्वाज को ऊना, सीमा ठाकुर को बिलासपुर, शकुंतला को सिरमौर, अनीता वर्मा को सोलन, शीतल व्यास को महासू, प्रतिभा कंवर को शिमला,
मनीषा सूद को मंडी, शशि मल्होत्रा को किन्नौर जिला का प्रभारी नियुक्त किया। उन्होंने बताया कि ऋतु शर्मा, चिन्नो देवी, सतेंद्र कुमारी, निशा शर्मा, सुरेंद्र कौर, मधु बाला, सरोज, उषा राणा, निधि गुलेरिया, किरण देवी, स्वर्णलता पटियाल, आशा शर्मा, कांता राण, वीना सिंह, वीना शर्मा, पुष्पा ठाकुर, संगीता, नर्मदा जसवाल, नीलम, वंदना ठाकुर, वीणा ठाकुर, इंदु, भुवनेश्वरी लुम्बा, सुषमा, द्रौपदी, स्नेहलता, सुनीता ठाकुर, रजनी, प्रवीण छाजटा, अनु पौंड, सुरेंद्र खाची, मंजूला सराइक, मंजू सूद, निर्मला ठाकुर, कंपिला, दीपाली जसवाल, रीमा राणा, रजनी देवी, रमा गुप्ता, अंजना रावत, सुनीता नेगी। रूबीना नेगी को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नियुक्त किया। इस प्रकार कुल कार्यसमिति सदस्य 42 होंगे। योगी ने बताया कि धन्नो देवी, राजकुमारी ठाकुर, अनिल कश्यप सूद, शुभ महाजन, मधु सूद और सुमन ठाकुर विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।